दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, मैं आज एक ऐसा टॉपिक लाया हूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कोई भी भर्ती हो, चाहे यूके पीएससी हो, यूके ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स ये टॉपिक इसको देख रहे हो, इस वीडियो को, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, सूचना का अधिकार अधिनियम से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसके जितने भी फैक्ट्स बनेंगे, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगभग सभी कवर करने की कोशिश करूँगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बाहर से कोई क्वेश्चन बनेगा। तो साथियों, मेरा प्रयास आपको कैसा लगा लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके इतिहास की बात करें, 1766 में स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, 1766 में स्वीडन में इसकी शुरुआत हुई थी। 10 दिसंबर 1948 को सार्वभौमिक मताधिकार घोषणा पत्र में सूचना के अधिकार को एक नई दिशा मिली थी। आप जानते होंगे, जो मताधिकार का घोषणा पत्र, जो सार्वभौम मताधिकार घोषणा पत्र, ये कब पारित हुआ था? 10 दिसंबर 1948 को, जिस कारण से 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1951 में इसे फिनलैंड में लागू किया गया था। 1951 में इसे कहाँ लागू किया था? फिनलैंड में। सन 1966 में यूएसए में इसे एक कानून के रूप में लागू किया गया था। कब? 1966 में। 1970 में इसे नॉर्वे व डेनमार्क में एक एक्ट के तहत लाया गया था। नॉर्वे और डेनमार्क में कब लाया गया था इसे? 1970 में। 1982 में इसे न्यूजीलैंड व ऑस्ट्रेलिया में व कनाडा में लाया गया था। 1982 में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा में लाया गया था। 1 जनवरी 2005 में इसे ब्रिटेन में लाया गया था। भारत में कब लाया गया था? 2005 में लाया गया था। ठीक है, जस्ट पहले 1 जनवरी 2005 को ब्रिटेन में इसे लाया गया था। ये इंपॉर्टेंट डेट्स याद कर लेना दोस्तों, क्या पता एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर भारत में इसके इतिहास की यदि बात करें साथियों, सबसे पहले आरटीआई, भारत में आरटीआई सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ था। भारत में सबसे पहले आरटीआई किस राज्य में लागू हुआ? क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कहाँ पे लागू हुआ था? तमिलनाडु में लागू हुआ था। कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1996 को। ठीक है, अगर उसके बाद ये कहाँ पे लागू हुआ था? गोवा में लागू हुआ था। ये कब हुआ था? 1997 में। गोवा में कब लागू हुआ था? 1997 में। देन उसके बाद कर्नाटक में 2000 में लागू हुआ था। ठीक है, 2000 में कर्नाटक राज्य ने इसको अपनाया था। उसके बाद दिल्ली ने 2001 में इसे अपनाया था। दिल्ली राज्य ने इसे कब अपनाया था? सन 2001 में। 2002 में भारत में फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट इन इंडिया मीन्स भारत में एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट लाया गया था। यानी कि इसको हिंदी में यदि बात करें तो सूचना का अधिकार, मतलब सूचना के अधिकार की स्वतंत्रता एक्ट, अधिनियम। ठीक है, ये कब लाया गया था? सन 2002 में भारत में लाया गया था। उसके बाद यदि आरटीआई 2005 में भारत में लागू हुआ तो कैसे लागू हुआ था? कैसे? सबसे पहले 11 मई को लोकसभा में पारित हुआ था। ठीक है, 11 मई को कब हुआ? कहाँ पे पारित हुआ था? लोकसभा में। क्वेश्चन बन सकता है कि आरटीआई जो एक्ट है वो लोकसभा में कब पारित हुआ था? ठीक है, 2005, 11 मई 2005 को। उसके बाद 12 मई को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। 12 मई 2005 को ये राज्यसभा में पारित हुआ था। उसके बाद देखो दोस्तों, कोई भी हमारा संविधान में कोई भी एक्ट बनता है या फिर कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले उसमें दोनों सदनों से पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास आता है। उसके बाद जब तक उसमें राष्ट्रपति साइन नहीं करते तब तक वो क्या बनता है? विधेयक तब तक नहीं बनता है, मतलब कानून का रूप नहीं लेता है वो। तो लास्ट में 15 जून को राष्ट्रपति द्वारा इसमें हस्ताक्षर किए गए थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त भारत के क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस वक्त सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया, राष्ट्रपति ने साइन किया था 15 जून को, उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, और ये पूरे भारत में 5 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। ठीक है, पूरे भारत में कब लागू हुआ था? 5 अक्टूबर 2005 को। अब हम साथियों इसके डिटेल्स में देखेंगे थोड़ा सा। आरटीआई 2005 की बात करें तो इसमें कुल कितने धाराएं हैं? अनुच्छेद भी कह सकते हो आप। इसमें कुछ कितनी धाराएं हैं? 30 धाराएं हैं, 30। ठीक है, उसके बाद इसमें टोटल अध्याय कितने हैं? 7 इसमें अध्याय हैं। अध्याय कितने हैं साथियों? 7। क्वेश्चन बन सकता है कि टोटल सूचना के अधिकार अधिनियम में टोटल कितने अध्याय हैं?
और अनुच्छेद पूछते हैं या धाराएँ तो 30 हैं, ठीक है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है साथियों? भारत में कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस विभाग के अंतर्गत आता है? कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। और देखिए हमने क्या पढ़ा अभी, अब अध्याय 3 की सीधे हम डिटेल इसको डीप में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कोई लॉ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हिसाब से इससे ज़्यादा गहराई में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधे पढ़ेंगे अध्याय 3, केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है। इस अध्याय 3 में क्या कहा गया है? केंद्रीय सूचना आयोग। अब देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की धारा 12 है। धारा 12 में क्या गया है? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन, ठीक है। अब इसके 12 में है ये। और धारा 13 में क्या है? पदावधि और शर्तें हैं। 14 में क्या है? हटाने की प्रक्रिया है उनकी। अब देखिए 12 पढ़ते हैं हम सबसे पहले। CIC का गठन, इसमें क्या है? एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है साथियों। मैक्सिमम इसके मेंबर हो सकते हैं 10, ठीक है। इसके मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 10। और नियुक्ति कौन करता है CIC की? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर सिफारिश पर नियुक्ति करता है। जांच समिति बनती है ना, कोई भी चीज़, जैसे कोई नया चीज़ लाना पड़ता है तो एक जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ही अगर चुनना हो, अन्य न्यायाधीश को चुनना है, तो एक जांच समिति बनती है अक्सर। तो वो जांच समिति, जैसे इसके लिए भी एक जांच समिति का गठन किया जाता है। उस समिति में कौन कौन होते हैं? अक्सर क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अगर एग्जाम में थोड़ा सा डीप में जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांस रह सकते हैं। तो हम देखेंगे जांच समिति में कौन कौन होता है। अगर केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति करना है हमें, तो राष्ट्रपति जांच समिति की सिफारिश पर करता है। उसका पदेन अध्यक्ष होता है PM, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री। और एक कौन होता है? विपक्ष का नेता। और तीसरा कौन होता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ठीक है। केंद्रीय स्तर का कोई भी कैबिनेट मंत्री हो सकता है। अब देखिए हमने बार देख लिया, CIC का गठन, उसका स्ट्रक्चर देख लिया थोड़ा सा। अब हम देखते हैं धारा 13 में उसकी पदावधि और शर्तें। पदावधि और शर्तें कौन डिसाइड कर देगा? केंद्र सरकार निर्धारित करती है। 14 में हटाने की प्रक्रिया, धारा 14 में क्या है? उसको हटाने की प्रक्रिया, CIC को हटाने की प्रक्रिया। इसमें क्या है? केंद्र सरकार डिसाइड करेगी, राष्ट्रपति हटाएगा, ठीक है। कौन हटाएगा इसको? एकमात्र व्यक्ति राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। अब हमने 3 पढ़ लिया, केंद्रीय सूचना आयुक्त। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या गया? राज्य सूचना आयुक्त, ठीक है। अब राज्य सूचना आयुक्त में धारा 15, 16, 17 ये सीक्वेंस में, जैसे उसमें थे सीक्वेंस में, इसमें धारा क्या है? 15 में गठन, राज्य सूचना आयुक्त का गठन। धारा 16 में पदावधि और शर्तें हैं। धारा 17 में क्या है? हटाने की उनको प्रक्रिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ संशोधन हुए हैं 2019 में, क्योंकि हमें पुराने आधार पर भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोई चीज़ समय के अनुरूप बदलते रहता है। तो इसमें लेटेस्ट वेरिएशन हुए हैं 2019 में, ठीक है। 2019 में जो भी इसमें संशोधन हुए हैं उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कार्यकाल को लेके अगर 3 इसमें परिवर्तन हुए मुख्यतः, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला जो संशोधन हुआ हो वो कार्यकाल को लेके हुआ है, ठीक है। कार्यकाल जो CIC का कार्यकाल 5 वर्ष का था, केंद्रीय सूचना आयुक्त का, अब वो 3 वर्ष का कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो स्टेट का होता है, राज्य सूचना आयुक्त को, उसका 5 वर्ष था, अब उसका 5 वर्ष ही है, लेकिन केंद्र सरकार ही उसको निर्धारित करेगी कि भविष्य में क्या होना चाहिए, लेकिन केंद्र को इसमें ज़्यादा अब शक्ति दे दी गई है, ठीक है। सेवा शर्तें केंद्र सरकार निर्धारित करती है। अब देखो वेतन को लेके क्या वेरिएशन हो रखे हैं। वेतन को लेके पहले मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन था, मुख्य सूचना निर्वाचन आयुक्त के, ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है दोस्तों। MUNIAL जो लिख रखा है, ये इसका फुल फॉर्म है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन होता था वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होता था, जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का समान, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन है वो होता था, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो वेतन होता था वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनके बराबर होता था। तो अब उसमें क्या किया इन्होंने कि दोनों का वेतन को बराबरी को लेके उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी संस्था है, जबकि एक स्वतंत्र निकाय ये भी है, लेकिन इसमें इन्होंने उस चक्कर में इन्होंने इसमें कुछ संशोधन कर दिए हैं। अब ये क्या करेगी, एक केंद्र सरकार इसको डिसाइड करेगी। अब इसमें ऐसा नहीं है साथियों, ठीक है, वेतन को लेकर। अब पहले राज्य सूचना आयुक्त, अब देखिए राज्य सूचना आयुक्त की बात करें, पहले राज्य सूचना आयुक्त का जो वेतन था राज्य निर्वाचन आयुक्त के बराबर था, लेकिन अब उसको भी कौन निर्धारित करेगी? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। अर्थात दोस्तों इसमें हम ये कह सकते हैं कि केंद्र सरकार का इसमें ज़्यादा वर्चस्व अब देखने को मिल रहा है। अब पेंशन को लेकर क्या वेरिएशन हो रखे साथियों?
पेंशन को अगर देखें, पेंशन में पहले सूचना आयुक्त की जो पेंशन होती थी उसकी वेतन में समायोजित होती थी। देखिए दोस्तों, जैसे कोई सूचना आयुक्त नहीं, अब जब तक उसका चुनाव नहीं हो रखा है, ठीक है, कोई निर्वाचन, उससे पहले वो किसी भी पद में हो सकता है किसी सरकारी नौकरी में हो, तो उसका जो वेतन होता था, जो उसको वेतन मिलता था, वो उसकी सैलरी पे जो उसका जब सूचना आयुक्त बन जाता है उसके बाद उसकी सैलरी पे वो समायोजित हो जाता था, उसमें ऐड हो जाता था। लेकिन अब उसको लगभग केंद्र सरकार ने ख़त्म कर दिया गया है। अब इसमें कहा गया है कि जो इसका वेतन है, केंद्र सूचना आयोग अब राज्य सूचना आयोग के लिए केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी। ठीक है, ये तो। और राज्य सूचना आयोग के लिए भी पदावधि केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी। मतलब अब राज्य सूचना आयोग के लिए भी पदावधि का निर्धारण भी केंद्र सरकार ही करेगी और केंद्र के लिए भी केंद्र ही करेगी। तो मतलब ये अर्थात दोस्तों लास्ट में ये कह सकते हैं कि अब ये कह सकते हैं कि इसमें अब केंद्र सरकार का नियंत्रण ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों ये थी सूचना आयोग के बारे में मैंने आपको जितनी भी जानकारी दी, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।